दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को बताएं और मिशन प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ पर बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी क्लासें हो रही हैं और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं मैथ्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमने इसके पहले तक यानी कि आज के लेक्चर के पहले तक हमने सीखा था कि सर्कल क्या होता है, सर्कल में एंगल्स कैसे होते हैं, सर्कल में लाइनें कैसे बनती हैं। आज हम लोग बात करेंगे बस उसी के आगे से। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्री के कुछ खेल और बढ़ते हैं कल वाले वीडियो के आगे से। जो लोग आज हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि इसके पहले के जो भी वीडियो हैं उनको जाकर जरूर देखें, समझें और वो बेसिक से होते हुए आप यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री का की कहानी अपनी जो है आज यहाँ से। और आज बहुत ही सुंदर बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी एडवांस मैथ की, ज्योमेट्री की। और इन टॉपिक का जो आपको फायदा मिलेगा वो एसएससी सीजीएल, सीपीओ एसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी 10+2 और इसी के साथ साथ सीडीएस के जो एग्जाम होते हैं उनमें आपको ये टॉपिक का सहारा बहुत ही अच्छे से मिलेगा। तो आइए आज शुरू करते हैं उसी के आगे से और देखते हैं कुछ नई बातें। देखिए, ज्योमेट्री की बात हुई तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने जैसे एक हमने ये बना लिया सर्कल। अब जैसे ये सर्कल बना तो हमने सर्कल में स्पर्श रेखाओं को पढ़ लिया था कि सर्कल में टेंजेंट्स बनती हैं, स्पर्श रेखाएं बनती हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है कि जैसे हमने ये सर्कल लिया तो सर्कल में अगर कोई लाइन हमारे सर्कल को एक बिंदु पे टच करे, है ना, स्पर्श रेखा वही होगी जो हमारे सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। तो इसका नाम बेटा हमने कई वीडियो में बोला है कि इसका नाम हो जाता है क्या चीज? इसका नाम हो जाता है टेंजेंट्स। अब ये स्पर्श रेखा हम चाहे यहां बना लें, चाहे ये स्पर्श रेखा हम यहां बना लें, ऐसे बना लें, या फिर हम इस स्पर्श रेखा को आगे जा करके हम इस स्पर्श रेखा को ऐसे बना लें। इस स्पर्श रेखा को हम चाहें तो ये बना लें और ऐसे बन सकती है। मतलब हम जहां भी चाहें, सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो हम अपनी स्पर्श रेखाओं को हम इस तरीके से बना सकते हैं। यानी जहां जहां पर हम लोग उसके वन पॉइंट्स को टच करते जाएंगे, ये हमारी स्पर्श रेखाएं यहां पर बनती जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रेखा जो हमारे सर्कल को स्पर्श कर रही होगी, टच कर रही होगी, उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। टेंजेंट्स इज अ लाइन टचिंग इन सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। एक ऐसी रेखा होती है जो उसको एक सिंगल पॉइंट पर स्पर्श करती है, छू लेती है और टच करती है, कुछ इस तरीके से। तो आज हम लोग बढ़ेंगे इन्हीं फोटोज के आगे से और देखेंगे कि और क्या क्या बातें इसमें हो सकती हैं। तो आगे से आप ध्यान दीजिएगा कि सर्कल और टेंजेंट में कुछ ऐसी कहानी होगी। चलिए भाई, जैसे हमने एक अपना सर्कल बना लिया और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक सर्कल हमने यहाँ पर ये बनाया, और इस सर्कल में हमने क्या किया कि इस सर्कल में हमने एक छोटा सर्कल हमने और बना लिया, छोटा या बराबर ना, जैसा आप समझें। अब इसमें क्या होगा कि हमने इसमें एक स्पर्श रेखा ये बना दी ऐसे करके। अब ये वाली जो स्पर्श रेखा है वो इसको भी छू रही है और इसको भी छू रही है। तो जब कोई एक स्पर्श रेखा कई वृत्तों को छूती है या कम से कम दो सर्कल्स को टच करती है तो हम कहते हैं कि ये स्पर्श रेखा इसके लिए भी है और ये स्पर्श रेखा उसके लिए भी है। तो इसको कहा जाता है कॉमन टेंजेंट, है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो इसको भी छू ले और उसको भी छू ले। तो इस सर्कल में एक कॉमन टेंजेंट हमारी ये बन सकती है और एक कॉमन टेंजेंट हमारी ये ऊपर ऊपर आकर के ये बन सकती है। अब क्या यहाँ पॉसिबल है कि हमारी तीसरी कोई कॉमन टेंजेंट बने?
क्या हम या आप कोई भी इसमें तीसरा या चौथा या पांचवा कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं इसमें जाकर के? तो इसका मतलब हो गया है कि हम इसके बाद एक टेंजेंट और बना सकते हैं कि अगर हमने एक लाइन को हमने ऐसे बना दिया, इस तरीके से एक और बन गई। अगर हम एक स्पर्श रेखा को यहाँ पर जाकर के ऐसे बना लें तो ये बन गई। इसका मतलब हुआ है कि ये हमारा फिगर नंबर 1 था। और अगर हमारे सर्कल दोनों दूर दूर हैं तो इसमें हम मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट ही बना सकते हैं। मतलब इस सर्कल में हम मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हैं। 2 ये ऊपर और नीचे सीधी वाली डायरेक्ट वाली, और इनको कहा जाता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको कहा जाता है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और इसको कहा जाता है तिर्यक, तिरछी वाली, है ना, ये वाली, एक ये वाली। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉमन टेंजेंट्स बनती हैं, हमारे पास वो जो कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो ये हमारे पास कॉमन टेंजेंट टोटल कितनी बनेंगी? ये हमारी बनेंगी 4। इसको हिंदी में कहा जाएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो अगर हमारे सर्कल दूर दूर हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 स्पर्श रेखाओं को ही यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की पहली फोटो है। इसको हम याद रखेंगे कि 2 सर्कल में मैक्सिमम 4 बनेगी, है ना, मैक्सिमम। यहाँ पे और लिख दो कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी। अच्छा, इस फोटो के बाद अगर हमारा ये सर्कल थोड़ा और पास आ जाए इसके, तब क्या होगा? अगर इसके बाद हमारा ये सर्कल थोड़ा सा पास आ गया, तब हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, जरा वो भी देखिए। अगर हम आते हैं अपने फोटो नंबर 2 पर, हमने कहा कि अगर हमारे पास एक सर्कल ये बना हो और एक सर्कल वो वाला कुछ पास आ जाए, और पास आ करके वो इसको ऐसे टच कर ले। अगर वो ऐसे टच कर ले, अगर इसने इसको ऐसे टच कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक कॉमन टेंजेंट ऊपर ऊपर से ये बन जाएगी, और एक कॉमन टेंजेंट हमारे पास ऊपर ऊपर से ये बन जाएगी। अगर हमारे दोनों सर्कल ने एक दूसरे को टच किया तो एक हमारे पास ये बनेगी और एक हमारे पास ये बनेगी, और एक कॉमन टेंजेंट बिल्कुल बीच से ये देखो ये बन जाएगी। इसका मतलब हुआ है कि अगर सर्कल हमारे दूर दूर हैं तो 4 बन रही थी। अगर सर्कल हमारे आपस में आकर के पास पास आ गए और इन्होंने एक दूसरे को टच कर लिया, तो हमारी कॉमन टेंजेंट एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, और एक हमारे पास ये बनेगी। इसको कहा जाता है कि हमारे पास 3 कॉमन टेंजेंट या 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेंगी अगर हमारे सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। तो हमने यहां लिख लिया कि जो कॉमन टेंजेंट की संख्या होगी, कॉमन, है ना, उभयनिष्ठ, जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट या उभयनिष्ठ की संख्या होगी, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 3। इसको हम सभी लोग अपने माइंड में बनाकर रखेंगे कि कहां पर 4 है और कहां पर 3 है, कहां पर 2 है, कहां पर 0 है। चलिए भाई, 4 का हो गया और 3 का हो गया। ठीक है, 4 और 3 के बाद अब हम क्या करेंगे? 4 और 3 के बाद अब आएंगे अपने हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ। और पॉइंट नंबर हम जब 3 में आएंगे तो हमारे पास, अगर हमने अपने एक सर्कल को हमने और पास किया, है ना, कैसे पास करेंगे ये देख लीजिए। अगर हमने अपने इस सर्कल को, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल ये बना हुआ है और जो इसे टच कर रहा था उसको हमने और अंदर किया, हमारे पास सर्कल ऐसे हो गया इस तरीके से। इसको कहा जाएगा प्रतिच्छेदी वृत्त, है ना, हिंदी में कहेंगे प्रतिच्छेदी वृत्त, और इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो ये हमारे 2 हो गए हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो इन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में क्या होगा कि हम एक कॉमन टेंजेंट ये बना लेंगे और हम एक कॉमन टेंजेंट यहां से ला करके ये बना लेंगे। एक बनेगा ऊपर, एक बनेगा नीचे। अब यहाँ पर थर्ड वाला बनना नहीं होगा, ये वाला कॉमन टेंजेंट नहीं बन पाएगा। तो ये वाली बातें यहाँ पर बनाना बिल्कुल बेकार है, अब वो बनेगा ही नहीं। कॉमन का मतलब होता है कि जो हमारे सर्कल को एक एक पॉइंट पर छूती हुई जाए, टच करती हुई जाए। तो ऐसी फोटो में बस एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो जब हमारे पास ये प्रतिच्छेदी सर्कल होंगे, इसको हमने यहाँ लिख दिया जा करके कि अगर हमारे सर्कल प्रतिच्छेदी हैं, है ना,
अगर हमारे सर्कल जो हैं वो प्रतिच्छेदी हैं, काटने वाले हैं, प्रतिच्छेदी हमारे पास ये वृत्त हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल है ना। अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो हमारे पास जो कॉमन टेंजेंट बनेंगी, कॉमन टेंजेंट की संख्या बन जाएगी, खुद ही देख लो। कॉमन टेंजेंट मतलब कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 1 और 2। तो ये हमारे पास 2 स्पर्श रेखाएं यहां से बनेंगी। तो पहले हमने 4 बनाया, फिर हमने 3 बनाया और अब हमने 2 बना लिया है कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इनकी पहचान आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा कि कहां पर 4 हैं, कहां 3 हैं और कहां पर 2 बनाई जा रही हैं। चलिए भाई, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको हटाते हैं और हटाने के बाद आते हैं अपने हम चौथे फिगर में। हमारा जो चौथा फिगर है कि अगर वो सर्कल और पास आ गया, मान लीजिए कि हमारा एक सर्कल ये था और हमारा ये वाला सर्कल इसको पास आया, इसको काट रहा था और पास आ गया। और पास ये कैसे आ सकता है कि जैसे ये सर्कल और पास आता आता बिल्कुल इसको ऐसे टच कर ले, इस तरीके से ये इसको ऐसे यहां से आकर के टच कर ले, है ना। अगर ऐसा कभी हुआ हमारे पास, तब क्या होगा, तब हमारे पास एक कॉमन टेंजेंट बनेगी, वो सिर्फ ये वाली होगी। ये हमारी हो जाएगी बेटा कॉमन टेंजेंट, जो दोनों को, दोनों वृत्तों को एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही होगी, ये यहां पर, है ना। तो जब ये हमारे सर्कल एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, इनर जब टचिंग होगी, है ना, टचिंग इंटरनली के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा बनेगी। तो हमने कहा कि ऐसे केस में हमारे पास जो कॉमन टेंजेंट बनेंगी वो कितनी बनेंगी, वो बनेंगी केवल एक, है ना। कॉमन टेंजेंट शॉर्ट में कर दिया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। कॉमन टेंजेंट की हिंदी होती है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो स्पर्श रेखाएं जो टच कर रही हो एक बिंदु पर। तो पहले हमने 4 बनाया, फिर हमने 3 बनाया, फिर हमने आपको 2 बना करके दिखाया और अब ऐसे केस में हमारा जो टेंजेंट बनेगा वो सिर्फ एक बनेगा। अच्छा, कल को ऐसा भी होगा कि हमारा ये वाला सर्कल अगर यहाँ से अगर और अंदर आ गया, अगर हमारा ये सर्कल को टचिंग को छोड़ करके अगर और अंदर भाग गया, तब क्या होगा। तो ये देखते हैं अपनी फोटो नंबर हम 5वीं, है ना। देखते हैं फोटो नंबर अपनी हम 5वीं। हमारी जो 5वीं फोटो है, इसके बाद जो 5वीं फोटो है उसमें हमने क्या किया कि ये यहां पर ये बना सर्कल, और इस सर्कल के बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक सर्कल हमने ये बना लिया, इसके अंदर से ऐसे बना लिया, है ना, हमने ये बना लिया। ऐसी कंडीशन में अगर आपने स्पर्श रेखा को यहां बनाया तो ये छूट जाएगा, अगर आपने यहां बनाया तो फिर ये छूट जाएगा। इसका मतलब है कि अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास कॉमन टेंजेंट का बनना ही बंद हो जाएगा, हमारी कॉमन टेंजेंट बिल्कुल 0 हो जाएंगी, है ना। तो हमने यहां लिख दिया है कि कॉमन टेंजेंट, ध्यान देना भाई, हमने यहां लिख दिया कि जो कॉमन टेंजेंट की संख्या होगी, कॉमन टेंजेंट की जो संख्या होगी वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसलिए इस बात को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे कि ये हमारी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगी, एंड कॉमन टेंजेंट्स विल बी 0, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स परफेक्टली विल बी 0। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कभी आपने सोचा कि हमारा जो ये वाला केस है वो कब पॉसिबल होगा, मतलब इस बड़े वाले सर्कल के अंदर ये वाला सर्कल तभी आ सकता है कि जब ये सर्कल छोटा हो और ये वाला सर्कल बड़ा हो। तो ये केस हमारा तभी बनेगा कि जब हमारी जो एक रेडियस है वो अगले वाले रेडियस से छोटी हो, या तो हम ये वाली बात कहें और या तो हम ये वाली बात कहें कि जो दोनों हमारी त्रिज्याएं हैं वो आपस में बराबर ना हो, एक छोटी बड़ी हो, है ना, एक छोटी बड़ी हो, या तो ये बोलें या फिर हम ये बोलें कि जो दूसरे की रेडियस है हमारे पास वो R2 छोटा है ना, R1 छोटा है, हमने यहां लिख दिया कि R2 छोटा है R1 से। मतलब अगर हमारी, देखो मेन बात हमारा ये है कि जब त्रिज्याओं में अंतर होगा, त्रिज्याओं का मतलब क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारी रेडियस ये वाली है और एक हमारी रेडियस ये वाली है, तो जब ये और ये छोटी बड़ी होंगी,
एक कम होगा, एक ज़्यादा होगा, तो हमारा सर्कल इस तरीके से अंदर आ जाएगा, तभी आ पाएगा, है ना। और ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो कॉमन टेंजेंट्स होंगी उनकी संख्या बिल्कुल शून्य हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसान शब्दों में आप टेंजेंट्स का ये रूप, टेंजेंट्स का ये खेल बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। और इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपकी गणित कमजोर है या अच्छी है कि आप बहुत अच्छे हैं। अब सभी लोगों को बस टेंजेंट्स में यही वाली बातें अच्छे से आती हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये टेंजेंट और ये वाला जो सर्कल है और ये वाला जो सर्कल है, अगर कभी बराबर हो गया तब क्या होगा? क्या आपने ध्यान दिया है कि अगर दोनों हमारे सर्कल या दोनों की जो रेडियस जो यहाँ पर छोटी बड़ी हैं, अगर कभी ये दोनों बराबर हो गई तब क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर जो हमारा था 5 के बाद 6 था या जो भी रहा हो। हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कभी कोई मौका ऐसा आ गया कि जब हमारा R1 रेडियस और R2 रेडियस आपस में बराबर हो गया, जैसे हमारे साइकिल के दो टायर या गाड़ी के दो टायर बिल्कुल आपस में बराबर होते हैं। अगर हमारे पास एक साइकिल है तो हमारे साइकिल का जो अगला पहिया होगा, जो उसका पिछला पहिया होगा, उनके दोनों जो टायर होंगे वो अगर हम ऐसे रखेंगे कि एक टायर हमारे पास ये वाला आ गया और एक अगला जो टायर है उसको हमने ला करके बिल्कुल उसके ऊपर रखा, तो किसी भी कंडीशन में कोई भी टायर एक दूसरे के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों का साइज, दोनों का डायमीटर, दोनों का रेडियस, त्रिज्या और व्यास आपस में बराबर है। तब क्या होगा? हमने कहा कि भाई देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो एक सर्कल हमने यहां पर लिया और इस सर्कल में हमने कहा कि भाई हमारे पास एक सर्कल हमने ये लिया है और ये देख लीजिए कि ये हमने एक सर्कल ले लिया इतना बड़ा। ये बेटा हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है ना। ये हमारा एक सर्कल हो गया और इस सर्कल में अगर हमने इतना ही बड़ा एक सर्कल और हमने बनाना चाहा, बिल्कुल कि हमारा सर्कल जो है वो इतना ही बड़ा आ जाए, तब इसके बाद हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो अगर हमारा ये वाला टायर और इसके ऊपर आने वाला ये वाला टायर बिल्कुल बराबर है, तो दूसरा वाला जो टायर होगा वो बिल्कुल इसको इस तरीके से ओवरलैप कर रहा होगा और ये कभी भी आपको कोई भी जो टायर होगा वो एक दूसरे के अंदर नहीं जा पाएगा और ये जो बनेंगे पास पास आने पर वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और हम लोग कहेंगे कि ये एक ओवरलैपिंग केस है, ओवरलैपिंग सर्कल हैं, कोइंसिडेंट हो गए हैं। इन्हीं को कहा जाता है कि रेखाओं का या फिगर्स का आपस में कोइंसिडेंट होना या ओवरलैप करना या एक दूसरे या साइज का सेम हो जाना, है ना। जब हमारा ये साइज इसका सेम हो जाएगा तो इन केस ऑफ सिमिलर साइज, जब हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर साइज को ही हम लोग जो है आगे चल करके हम लोग मैथ की भाषा में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि बिल्कुल आपस में जब ये इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो जब ये बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल के कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, सिमिलर साइज में क्या होगा, कोइंसिडेंट में क्या होगा, ओवरलैपिंग केस में क्या होगा। हमने आपके सामने 6 नाम बोल दिए। अगर कभी दोनों टायर हमारे बराबर हुए तो हम एक टायर को हमने पहले यहां रखा था, उसके ऊपर से हमने अगला वाला टायर भी इसी के ऊपर चिपका दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमारा कोई भी सर्कल एक दूसरे के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनका साइज आपस में बराबर हो गया है। आपकी फोटो ऐसे बनेगी। और अब इस कंडीशन में होगा क्या कि हमारे जो कॉमन टेंजेंट होंगे वो लोग क्या बनेंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि सर्कल जो होता है वो असंख्य बिंदुओं से बना होता है। सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक ग्रुप होता है, अनंत बिंदुओं का एक ग्रुप होता है। तो हमने कहा कि भाई फिर तो हमारे ये सारे जो बिंदु हैं वो आपस में छू रहे हैं, तो हमारी एक टेंजेंट यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ बन जाएगी, एक यहाँ हमारा बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ऐसे बन जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको ये तस्वीरें, ये फोटो आपके आंखों के सामने जो है वो दिखना शुरू हो जाएगी। और कुछ वैसा ही केस होगा कि जैसे बारिश के दिनों में हम किसी गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं,
और उसमें आप देखते हैं कि जो पानी होता है सड़क का वो कुछ इस तरीके से छींटे मारता हुआ हमारे ऊपर आ रहा होता है। तो जो हमारे ऊपर छींटे पड़ती हैं पानी की बरसात के दिनों में गाड़ियों के द्वारा, उसका सीधा मतलब होता है कि गाड़ी का जो पूरा टायर होता है वो लगातार जो है पानी की बूंदों को छू रहा है और हर पानी की बूंद छूने वाले पॉइंट पर अपनी अपनी स्पर्श रेखाओं को तैयार कर रही है। तो देयर आर मेनी टेंजेंट्स, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो बेटा ऐसी केस में जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी, हमने कहा कि ऐसे केस में जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट, हिंदी हमने इसका बोल ही दिया है कि बेटा इसका हिंदी होता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एक बार लिख दें, इसमें हमने इसको लिख दिया, इस नाम को उभयनिष्ठ, है ना, हमने लिख दिया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। लो भैया, है ना, हमने यहाँ लिख दिया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो ऐसे कंडीशन में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी, वो इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो जब ये हमारे पास ये वाला केस आएगा, जब हमारे पास ये इनके साइड बराबर हैं और साइड के बराबर होने का सीधा मतलब है कि टायर का डायमीटर हो या रेडियस हो, त्रिज्या हो या व्यास हो, वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमें टिक लगाना है इनफाइनाइट पर। ये आपके लॉजिक भी हैं, क्वेश्चन भी हैं, थॉट भी है और सर्कल की कहानी को सीखने जैसी बातें भी हो रही हैं। तो आप इसको सीखते रहें और आपको सिर्फ टिक लगाना होगा कि कहाँ पर अनंत होगा, कहाँ जीरो होगा, कहाँ पर 1 होगा, कहाँ पर 2 होगा, है ना, क्या क्या बनेगा। तो आप बहुत ही आसानी से आप हमारे साथ या गणित के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी कहानी आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने ये कॉमन टेंजेंट्स की कुछ बात की। अब मैं इसको हटाता हूँ और इसको हटाने के बाद जब ये बातें हमारी हो जाएंगी, अच्छा यहाँ पर हमारे पास इसका सेंटर होता है, तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है ना। तो सेंटर जो हमारा बनेगा वो हमारा सेंटर इसके बीच में कहीं यहाँ बनेगा। दोनों की जो रेडियस हैं वो यहाँ से बराबर हो रही हैं, तो जब ये बराबर हो जाएंगी तो हमारे सर्कल ओवरलैपिंग केस के बनेंगे, ठीक ना। और जब रेडियस बराबर हैं तब हमारे सर्कल में जो डायमीटर्स होंगे वो सारी चीजें भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं और इसको हटाने के बाद चलते हैं अब हम कुछ अगली कहानी की तरफ। अभी तक हमने छोटी मोटी बातें सर्कल को लेकर के, टेंजेंट्स को लेकर के, स्पर्श रेखाओं को लेकर के, जीवा और कॉर्ड को लेकर के हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं एंगल के साथ। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एक बिल्कुल नई बात, अच्छी सी बात। यहाँ हमने लिख दिया कि एक नई बात है, उसका नाम है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। थोड़ा हम समझेंगे पहले कि क्या क्या होता है डायरेक्ट। बहुत ही सुंदर बातें हैं, पहले आप लॉजिक को सेट कर लें, इसके बाद आपको हम जो है पीडीएफ और पीपीटी के माध्यम से हम इसके जो मॉडल्स पेपर होंगे वो इनको हम एक साथ करा देंगे। अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि ट्रायंगल क्या होगा, सर्कल क्या होगा, टेंजेंट्स कैसे बनेंगी, जिससे कि आपके मन में एक भाव आ जाए। फिर हम लेकर आएंगे अपने इसमें मॉडल पेपर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लॉजिक और कुछ सवालों का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमने यहां लिख दिया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी आप हिंदी समझ लें, इसकी बेटा हिंदी होती है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, है ना। इसकी हमने हिंदी बोल दिया है, स्पेस वहां कम है, आप सुन लें, समझ लें और अपने नोट्स में उसकी हिंदी आप लिख सकते हैं। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, बिल्कुल सीधी वाली। कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक सर्कल हमने ये बनाया और इसके बगल में हमने क्या किया कि एक सर्कल हमने छोटा सा ये बना दिया। तो ये हमारे हो गए 2 सर्कल और इन सर्कल के बाद हमने क्या किया कि हमने यहां से एक ला करके एक बना दिया बिल्कुल सीधी टेंजेंट्स हमने बनाया। और ये जो सीधा हमारा टेंजेंट बनने जा रहा है इसको हम रेड कलर से अगर बना लें तो ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो ये हमने ये बना लिया, है ना, ये बना लिया हमने दोनों पर एक सीधा बिल्कुल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। ये टेंजेंट हम चाहे यहां बना लें चाहे इसको हम यहां बना लें, जो दोनों को टच करे। ठीक भाई, सीधा वाला। अब क्या हो जाएगा कि इसके बाद ये जो हमने पॉइंट लिया ये इसका हो गया सेंटर और
इस सेंटर को ला करके हमने मिला दिया इसके इस वाले सेंटर से। ये इसके हो गए दो सेंटर, है ना। इस सेंटर को हमने नाम दे दिया कि भाई इसका नाम है O और इसका नाम हमने दे दिया, ये हो गया O डैश, है ना। टू सेंटर्स नेमिंग O and O डैश इन बोथ द सर्कल्स। O dash is center of smaller and O is center of bigger और larger circle। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने एक बात को सीखा था अपने पुरानी क्लासेस में कि अगर हम यहां से सेंटर से जा करके अगर हम टेंजेंट को मिलाते हैं टेंजेंट के छूने वाले पॉइंट पर, तो हमने आपसे कई बार कहा होगा कि ये वाला एंगल 90 बनता है। अगर हमने इसको ला करके यहां से मिला दिया तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 बनेगा, है ना, क्योंकि वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। जब भी सेंटर से हम टेंजेंट को टच करेंगे तो जो हमारी रेडियस आती है उसका नाम नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा आती है, 90 डिग्री पर आती है, इसीलिए उसका नाम नॉर्मल या अविलंब कहा जाता है। तो इस कहानी के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए ये हमारी जो है इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारी छोटी रेडियस है R2 और ये हमारी बड़ी वाली रेडियस है, इसको हमने नाम दे दिया R1। ठीक है, R2 और हमने इसको नाम दे दिया R1। अब क्या होगा कि अब हमने इतनी ही लंबी लाइन बिल्कुल सीधा बना लिया यहां से यहां तक, उसको जोड़ दिया। ये कुछ इस तरीके से जुड़ा, ये यहां से गया और ये बिल्कुल ऐसे आया और जाकर के जुड़ गया ऐसे, है ना। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सीधा समानांतर आ गई। इसका मतलब है कि ये वाली लाइन हमारी R2 थी, ये वाली R2 है, ये वाली R2 है, ये पूरी हमारी जो है R1 है। तो जो यहां से लेकर के ये बचा होगा, ये हमारा बचा होगा यहां से जाकर के टोटल R1 में, ये पूरी R1 है यहां से यहां तक, R1 में ये R2, ये वाली R2 सेम है, हमने जब हटा दिया तो ये आ गया हमारे पास R1 माइनस R2 आ गया, है ना। ये हमारे पास आ गया R1 माइनस R2 और इसको हमने नाम दे दिया A और इसको हमने नाम दे दिया जाकर के B। A और B हो गया और इसको हमने नाम दे दिया है, एक प्यारा सा नाम दे दिया हमने इसको नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को एक हमने नाम दिया AM, M। अब देखो सबको पता है कि हमारे पास ये एक बन गया है एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बना जिसमें ये 90 है। सबको पता ही है कि इस वाले ट्रायंगल में B से लेकर के AM और ये जो B का ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, इसमें 90 के सामने की जो साइड होती है, देखिए जिसको बेसिक में जाना है वो पहले समझ ले हमारी एक बात अच्छे से कि जो भी ट्रायंगल ऐसे 90 वाले होते हैं तो 90 वाले ट्रायंगल में हमेशा 90 डिग्री के सामने हमारा हिंदी में कर्ण होता है, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं हाइपोटेनस, है ना। और इसके बाद एक इसमें अगर ये थीटा हमारा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये लंब होता है और बची हुई साइड हमारी बेस होती है। बेस का मतलब होता है आधार होता है। तो इसमें पाइथागोरस ने कहा था कि ऐसी फोटो में ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये जो h का स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है p और b स्क्वायर के बराबर, मतलब p स्क्वायर और ये हो जाता है हमारे पास b स्क्वायर और p स्क्वायर के ये हो जाता है बराबर, है ना। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये बात सबको आनी चाहिए। तो जब हमने अपना वही लॉजिक जब हमने यहाँ सेट किया कि इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है तो 90 के सामने की जो ये वाली साइड होगी, ये जो लिखा हुआ है ये MB हमारा कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया कि हमने यहाँ लिख दिया है MB का स्क्वायर लिख दिया बराबर, अब ये एक हमारा लंब हो जाएगा और एक हमारा आधार हो जाएगा, तो हमने लिख दिया AM और AB का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया बेटा AM का स्क्वायर और ये लिख दिया जाकर के AB का हमने लिख दिया स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी ये वाली लाइन और सामने की ये वाली लाइन आपने बिल्कुल बराबर और समानांतर बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर उसका एक जोड़ा बराबर है, समानांतर है, तो उसका अगला वाला जोड़ा भी आपस में बराबर होगा और समानांतर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये थ्योरम भी है और लॉजिक भी है।
यानी कि ये जो एम बी होगा वो इस ओ ओ डैश के बराबर होगा, यानी जहां पर हमारे पास ये एम बी लिखा हुआ था हम वहां पर लिख सकते हैं ओ ओ डैश लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया कि हमने यहाँ पर अब ओ ओ डैश का स्क्वायर लगा दिया ये और बराबर कर दिया जहां पर ये ए एम लिखा हुआ था। ए एम को आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ए एम है ए एम बराबर आर वन माइनस आर टू लिखा हुआ है, तो ये हो गया है आर वन माइनस आर टू का ये बेटा स्क्वायर हो गया। और इसके बाद ये आपका जो ए बी है, ए बी तो हमारा जो है वो ये वाली स्पर्श रेखा थी जो बिल्कुल डायरेक्ट वाली है, सीधी वाली है, उसी का नाम था ए बी स्पर्श रेखा। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें ए बी की लंबाई को निकालना है तो हम अपने इस वाले भाग को यहाँ लाएंगे, ये वाला भाग यहाँ आने पे माइनस हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू बन जाएगी ये माइनस ये। तो इसको लिखने के लिए हमने क्या किया कि जब इसको हम उठा करके जब इधर लाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ ओ डैश का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए बी क्या है, ए बी हमारी स्पर्श रेखा है। तो अगर हमें ए बी को निकालना है तो अब हम यहाँ से स्क्वायर को हटा लेंगे, स्क्वायर के हटने से इसके ऊपर एक लगाना होगा हमें स्क्वायर रूट, ये तो मैथ का लॉजिक है। तो जब हम ये करेंगे तो फिर यहाँ के बाद हमने क्या किया आगे कि जब हमने इसको हटाया यहाँ पे जाकर के तो हमने इस वाली बात को यहाँ से हटा लिया और जब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा कि एक पूरे में लग जाएगा ऐसे स्क्वायर रूट। इसका मतलब हुआ है कि अगर हमें कभी स्पर्श रेखा की लंबाई को निकालना है तो हम आगे से अब इस वाले फार्मूले का, इस वाले लॉजिक का हम यूज करेंगे। इस वाली बात को अब आगे से सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल अपने मन में और दिल में इसको याद रखें। बहुत ही सुंदर बात है। अब आपको सारी बातें भूल करके आपको याद रखना है कि अगर हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी की लंबाई को निकालना है तो ए बी की लंबाई को निकालने के लिए हम ओ ओ डैश का स्क्वायर यानी कि सेंटर से सेंटर तक की दूरी के स्क्वायर में से हम माइनस कर रहे हैं R1 और R2 के डिफरेंस के स्क्वायर को, है ना। यानी अगर कोई हमसे कह दे कि सेंटर से सेंटर की दूरी जो है वो 12 मीटर है और इसकी ये लंबाई जो है वो 6 मीटर है और इसकी ये लंबाई जो है वो 4 मीटर है, तो ये ए बी कितना होगा। तो इस ए बी को निकालने के लिए हम सीधा जो है 12 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 6 माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको काटा पीटी करके सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा कॉमन टेंजेंट की लंबाई का आंसर होगा। आगे से हम इस बात को याद रखेंगे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई को निकालने के लिए हम सेंटर की दूरी में से हम माइनस कर रहे हैं दोनों अपने रेडियाई के डिफरेंस के स्क्वायर को हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप जहां पर ये डिब्बा बना हुआ है इस बात को आगे एग्जाम के लिए याद रखेंगे और आगे हम इन बातों को बताने के बाद आपके लिए लाएंगे ज्योमेट्री का मॉडल पेपर। जब अपने हम कुछ लॉजिक को समझा लेंगे, बता लेंगे, तो हम सभी लॉजिक को एक साथ मिला करके हम एक लाएंगे बहुत ही अच्छा सा मॉडल पेपर और इसके बाद हम उनके सवालों को मॉडल पेपर के अनुसार जब आएंगे तो उसमें तमाम बातें होंगी, उसमें ट्रायंगल भी होगा, सर्कल भी होगा और टेंजेंट्स की बात होगी। तब आपको इन फार्मूलों का और इन लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको आप रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है भाई, हो गया। तो अब हम इसको हटाते हैं और इसको हटाने के बाद हम ये तो हमारा हो गया सीधा वाला। अब इसके बाद क्या होगा कि अब एक हम और बनाएंगे, उसका नाम होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका हमने बेटा नाम लिख दिया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। हमने यहाँ नाम लिखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये सब बहुत ही प्यारी बातें हैं, हर साल एग्जाम में आती हैं। कॉमन टेंजेंट जिन बच्चों को एसएससी सीजीएल देना है या सीडीएस देना है, सीपीओएसआई का पेपर देना है, सीएचएसएल देना है या फिर दिल्ली पुलिस का देना है या फिर यूपीएसआई का एग्जाम देना है, तो वहां पर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का हिस्सा वो मिल करके आता है। तो आपको कुछ ऐसी बातें एग्जाम के लिए आनी चाहिए, है ना। हमने नाम लिख लिया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब हुआ
कि इसको कहते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है तिर्यक, है ना, लिख दे ऊपर, है ना, तिर्यक। तिर्यक का मतलब होता है कि छोटा वाला हमने ती बनाया, ऐसे किया, ये हो गया तिर्यक, और ये हो गया उभयनिष्ठ, है ना, पूरा लिख लेना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमें नीड होगी एक बार फिर से दो वृत्तों की, दो सर्कल्स की। तो हमने क्या किया कि ये देख लीजिए कि यहां पर हमने एक सर्कल अपना हमने ये बना लिया वैसे ही, और एक सर्कल हमने यहां पर बगल में जाकर के एक सर्कल को थोड़ा सा पहले अच्छा बना लें। हमने एक सर्कल को, ये देख लीजिए कि ये सर्कल को हमने ऐसे बना लिया, और इसी के बगल में हमने एक छोटा सा सर्कल हमने और बना लिया। अब इसका फायदा में क्या हुआ कि हमें बनाना है तिर्यक, तिरछी वाली। तो तिरछी वाली जो स्पर्श रेखा थी वो हम लोगों ने अभी बनाया था, सीखा था कि यहां से ले करके वो ऐसे बनेगी, है ना। तो जो तिर्यक हमारे पास बनेगी ट्रांसवर्स कॉमन, जो तिरछी हो लेकिन दोनों में कॉमन चले, तो वो कुछ ऐसे बनेगा, है ना, टेढ़ा हो जाएगा। सीधा वाला जो मैंने बताया था इसके पहले वाला था, और ये आपका हो गया है तिर्यक। तो बेटा तिर्यक वाले को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये पॉइंट हमारे पास ए हो गया, और इसके बाद ये वाला जो पॉइंट हुआ ये हमारा जो है बी पॉइंट हो गया, ए और बी आ गया। तो ए और बी के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी की तरह हमने यहाँ पर अपना एक सेंटर ले लिया, और यहाँ से गए और यहाँ से जा करके हमने इसको ऐसे मिला दिया। ये हमारा एक बार फिर से ओ हो गया, और ये एक बार फिर से ओ डैश हो गया, है ना। केंद्रों के बीच की दूरी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दैट इज ओ ओ डैश। अब क्या होगा इसके बाद, अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि यहां से जा करके हम इस सेंटर से टेंजेंट को जा करके मिलाते हैं। तो अभी आपने कई बार सीखा है पिछले 2-3 क्लासेस में, ये वाला एंगल 90 होता है। अगर हमने सेंटर को जाकर के टेंजेंट से मिला दिया, ऐसे यहां मिला दिया, तो ये वाला जो एंगल आपका होता है वो भी 90 होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस रेखा के बिल्कुल बराबर नीचे नीचे एक बनाएंगे रेखा, वैसे ही बना लेंगे जैसे हमने अभी पिछले बार बनाया था। तो हमने ये देख लीजिए यहां से जा करके हमने ऐसे बनाया, और इसको जा करके हमने ऐसे मिला दिया, यानी कि हमारी ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर हो गई। जब ये रेखा हमारे पास बराबर हो गई है तो इसके लिए फिर ये हमारा सेंटर था, ये बना हुआ था ओ ओ डैश। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारी बड़ी वाली रेडियस थी जिसका नाम था R1, और ये हमारी छोटी रेडियस थी जिसका नाम था R2। R1 और R2 हो गया है। अब क्योंकि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, बराबर है, इसलिए ये वाली दूरी भी हमारी R2 हो जाएगी। और एक बार फिर से हमारे पास ये 90 हो गया है, ये हमने यहाँ पर M लिख लिया है। तो इस वाले ट्रायंगल में AMB, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है, तो 90 की जो सामने की साइड होती है ये वाली, ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। अभी हमने आपसे कहा था कि 90 के सामने ये होगा हाइपोटेनस। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये MB स्क्वायर लिख लिया। तो ये लिखा गया MB का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर लिख लिया, लंब का स्क्वायर पाइथागोरस से, और प्लस हमने लिख दिया इस AB का स्क्वायर, है ना, एक इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। AM हो गया, AB बचा हुआ था, तो हमने बेटा यहाँ लिख लिया AB का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात हमने यहाँ पर बता दी। अब ये जो हमारे पास MB है, अभी आपने देखा था कि जब ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो इस वाले चतुर्भुज में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये MB और ये ओ डैश बराबर होगा। तो जहां पर ये बना हुआ था वहां हमने बना दिया ओ डैश का, हमने स्क्वायर कर दिया, बराबर कर दिया, और ये AM बना हुआ था। AM का मतलब हो गया यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यानी कि R1 और R2 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास R1, और ये हो जाएगा प्लस R2 का स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा प्लस AB का, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमको ट्रांसवर्स टेंजेंट की लंबाई निकालना है, तिर्यक उभयनिष्ठ की लंबाई निकालना है, तो हम इस वाली बात को यहाँ भेज देंगे। तो हमारे पास एक बार फिर आना शुरू हो जाएगा ओ डैश का स्क्वायर आ जाएगा,
और ये बात इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगा R1 प्लस ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब AB का स्क्वायर हो जाएगा तो अब क्या होगा कि जब हम ये स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास, जब ये स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पूरे में एक बार फिर से हमें लगाना पड़ेगा एक स्क्वायर रूट। तो बेटा हमने इसके ऊपर ऐसे यूज कर लिया स्क्वायर रूट, तो AB जो हमारी ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इस AB की लंबाई आ गई है सेंटर से सेंटर तक की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस का जोड़। सीधे वाले में आपको याद रखना है कि R1 माइनस R2 आया हुआ था, इनका डिफरेंस आया था, और उल्टे वाले में R1 और R2 का जोड़ का स्क्वायर माइनस होना है। बस एक पहले वाले में माइनस और इस वाले में प्लस। बस इन बातों को थोड़ा सा आगे हम लोग याद रखेंगे, और इस डिब्बे को हमेशा अपने माइंड में हम लोग बनाकर रखें और अच्छे से रखें, और आगे से इन वाली बातों को हम लोग याद रखें तो ज़्यादा हमारा ये काम चल जाएगा। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं पेपर को लेकर के, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं। इनको जितनी जल्दी हो सके बिल्कुल लॉजिकली हम लोग अपने माइंड में बैठा लें और समझ लें। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई काम नहीं है बहुत ज़्यादा इन सारी बातों का, बस खाली आपको आना चाहिए कि अगर ये सीधा वाला होगा, अगर ये सीधा वाला होगा तो सेंटर की दूरी में से R1 माइनस R2 करेंगे, और अगर ये उल्टा वाला होगा तो सेंटर की दूरी यानी कि O से O डैश की दूरी में से हम माइनस करेंगे R1 और R2 यानी कि दोनों रेडियस के जोड़ को स्क्वायर करके उससे हम घटा देंगे। ठीक है, तो आप इन बातों को याद रखेंगे, इसको आप नोट कर लें अच्छे से। ठीक है भाई, हो गया। तो ये हमारे दो केस थे जहां पर हमने खुलकर बात किया है सर्कल की, नॉर्मल की और उनकी लाइनों की, और स्पर्श रेखाओं में कॉमन टेंजेंट के बारे में हमें इन बातों का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। चलिए भाई, एक बात तो हमारे पास ये हो गई। अब आगे से हम इन बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे, और जब भी हम मॉडल पेपर या अपने पीपीटी नोट्स को लेकर के आएंगे तो अब हम एक मिक्सर सवाल, मिक्सर क्वेश्चंस आपके सामने उसमें लाएंगे, और उन सवालों में हम सर्कल, ट्रायंगल जैसी बातों को आपके सामने रखेंगे। चलिए भाई, तो अब कोई गलती ना होने पाए इस पर, और इनको हटाने के बाद अब हम इन बातों को हटाते हैं पूरा। और चलिए भाई, तो सर्कल हो गया और ये सारी बातें हमारे पास हो गई हैं, और अब हम चलिए भाई, तो अब हम कुछ नई नई बातों को और यहाँ सीखेंगे और जानेंगे कि नई नई बातें यहाँ पर और क्या क्या हो सकती हैं हमारे पास। सर्कल की कहानी को करने के बाद अब एक बहुत ही सुंदर बात है, हम उसको भी एक बार जान लें और समझ लें अच्छे से, तब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए, सर्कल के बाद अगर आप कभी भी ट्रायंगल के सवालों में जाएं, अगर आप कभी भी आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो, अगर आप कभी भी बात कर रहे हो एक ट्रायंगल की, हमने ये एक बना दिया यहाँ पे जाकर के ट्रायंगल, ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को, एक मिनट इसको हटाओ, अगर हमने एक ट्रायंगल आपके सामने एक ट्रायंगल को ऐसे बना दिया इस तरीके से, ये हमारा एक बन गया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में हमने क्या किया कि ये हमारा ए पॉइंट हो गया है ट्रायंगल का, ये हमारा ट्रायंगल का बी पॉइंट हो गया है, ये हमारे ट्रायंगल का सी पॉइंट हो गया है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में अगर हमारे पास कोई कह दे कि ये वाला इसका मिड पॉइंट है जिसका नाम रखा गया है डी, और ये वाला इसका मिड पॉइंट है इस लाइन का जिसका नाम रखा गया है ई। ठीक है, ट्रायंगल चाहे हमारे पास एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूस हो, चाहे राइट हो, चाहे स्केलिन हो,
यानी चाहे वो विषम बाहु हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, समबाहु हो या समकोण हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल है और उसमें हमारे पास डी और ई इन दो रेखाओं के हमारे पास मध्य बिंदु हैं, हमने इनको लिख दिया कि अगर कभी भी ये मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट्स हैं, तो ये हमने लिख दिया जिससे कि आप लोग समझ लें कि ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर कभी भी ये हमारे पास ये मिड पॉइंट हों और हम इन मिड पॉइंट को ला करके अगर ऐसे मिला दें, अगर हमने इस मिड पॉइंट को ला करके अगर ऐसे कभी मिलाना चाहा या मिला दिया, तो ये जो हमारी ये रेखा बनेगी, ये वाली, ये रेखा हमेशा इस रेखा के आधी आएगी। मतलब अगर हमारे पास ये वाली रेखा 16 है, तो ये वाली रेखा अपने आप कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। मतलब ये जो डीई रेखा होगी वो नीचे वाली आधार रेखा से बिल्कुल आधी होगी। तो जब भी हम ट्रायंगल के सवाल को करेंगे सर्कल के बाद, तो ये हम जानेंगे कि अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने के बाद ये जो रेखा बनती है, ये रेखा बिल्कुल इसके आधी होती है। और इसी के साथ साथ ये जो रेखा होती है डी, ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर भी होती है। रेखाएं समानांतर होंगी, बोथ द लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज DE is parallel to BC and DE is just half of baseline BC in case of मिड पॉइंट्स। तो इसका नाम हो गया है मिड पॉइंट थ्योरम। इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु की जो प्रमेय होगी, जो किताबों में आपको मिलेगा मिड पॉइंट थ्योरम बनके, उसमें कुछ ये कहानी होगी। तो हमें लिखना पड़ेगा कि इफ D एंड E आर मिड पॉइंट्स, अगर हमारे पास ये दोनों बेटा मिड पॉइंट्स हैं, अगर D और E हमारे पास अगर मिड पॉइंट्स हैं, तब क्या क्या हो सकता है। तो जो रेखा होगी DE वो समानांतर होगी BC के। तब नंबर 1 हमारे पास ये जो DE रेखा होगी वो बिल्कुल समानांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बेस रेखा के। और नंबर 2 पर क्या आएगा, नंबर 2 पर आएगा कि ये जो DE रेखा होगी वो बिल्कुल जस्ट आधी हो जाएगी अपने BC रेखा के साथ। तो इन बातों को भी हम लोग आगे से बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। कि जैसे ही किसी ने आपसे मिड पॉइंट बोला, तो आप ये जान जाएंगे कि जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, सर्कल हैं और या ट्रायंगल हैं, तो वहां पर हमारी ये लाइन इसकी आधी होनी है। अगर ये 50 होगी तो वो फिर 25 हो जाएगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात जो हमने यहां से उठाया है, इसके बाद दूसरी बात हमारी यहां से ये होनी चाहिए कि मान लीजिए कि हमारे पास किसी ने ये एक ट्रायंगल बना दिया और ट्रायंगल को ऐसे दिया और कहा कि भाई ये A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है हमारे पास। और कोई आपसे कह दे अचानक आकर के कि भाई ये वाला इसका मिड पॉइंट है, किसी ने कहा कि ये जो D है वो D मिड पॉइंट है, और ये वाली जो रेखा है वो यहाँ से, ये वाली जो रेखा है वो बिल्कुल समानांतर जा रही है रेखा के साथ। अगर कभी ये वाली रेखा बिल्कुल पैरेलल जा रही हो, ये लाइन, यानी अगर हमारे पास कोई ये बता दे कि ये हमारा जो है वो मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है, इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन जो ये वाली रेखा है वो इसके समानांतर है। तो अगर हमारे पास ये रेखा बिल्कुल सीधा जा रही है ना, समानांतर जा रही है इसके, और ये वाला मिड पॉइंट है, तो जहां पर इसको ये काटेगी इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट बनेगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा अपने आप। इफ वन पॉइंट इज मिड पॉइंट एंड line is running parallel to the baseline, then this second point will be midpoints of the line AC, है ना। तो ये AC लाइन का बिल्कुल ये मध्य बिंदु हो जाएगा, मिड पॉइंट्स हो जाएगा, ये शो कर जाएगा। इसने कहा था कि जब ये दोनों मिड पॉइंट होंगी तब रेखा जो है वो समानांतर होगी। इसने कहा कि अगर रेखा पैरेलल या समानांतर जा रही है, सीधा जा रही है, और एक पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये जहां पर काटेगी इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट जरूर मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम।
और इसको कहा जाता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि इस वाली बात की उल्टी वाली बात है ना, इसकी अपोजिट बात है ना, मिड पॉइंट थ्योरम का की कन्वर्स थ्योरम। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे से ट्रायंगल को पढ़ते समय इन बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा, काम चल जाएगा। और इसके बाद एक बात और करते हैं, सुंदर सी बात करते हैं कि इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद हम एक बार फिर एक बनाते हैं बहुत ही प्यारा सा ट्रायंगल। हमने ये एक ट्रायंगल यहाँ पर हमने फिर बना लिया ऐसे करके, और ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया है। इस बेटा ट्रायंगल में अगर किसी ने हमसे बता दिया कि भाई ये वाला इसका मिड पॉइंट है, ये वाला इसका मिड पॉइंट है, अगर आपने इस वाली लाइन को ऐसे मिला दिया, अगर ये लाइन आपने ऐसे मिला दिया, तो अभी हमने पढ़ा हुआ था कि ये वाली जो लाइन होती है वो इसकी आधी होती है। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है और यहाँ पर ये वाला मिड पॉइंट होता, अगर आपने इसको मिला दिया होता तो सेम कंडीशन में ये वाली लाइन इस लाइन का हाफ हो जाएगा, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, अगर हमने इसको मिला दिया यहाँ से ला करके, अगर हमने ऐसे मिला दिया तो ये लाइन इस लाइन का भी हाफ हो जाएगा। यानी हमने मिड पॉइंट थ्योरम की तीनों बातों को, हमने उसी बात को अपने तीनों साइडों में बारी बारी से लिख लिया। और अभी हम लोग देख रहे थे कि इस वाले पॉइंट को हमने ए बोला था, इस वाले पॉइंट को हमने बी बोला था, इसको हमने सी बोला था, ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट हमारा ई है, एंड दिस पॉइंट विल बी एफ। अगर ऐसा कभी हुआ तो देखिए ये वाली रेखा इसकी आधी है, ये वाली लाइन उसकी आधी है, और ये वाली लाइन जो है वो इसकी आधी है ना, ये लाइन जो है वो इसकी आधी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास ये हो रहा है कि अगर कोई आपसे कभी कहता है कि भाई ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास है 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो फिर 5 ये हो जाएगा और 5 यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा। अगर आपने किसी से कहा कि ये वाली जो लाइन है वो 4 सेंटीमीटर है, तो अब इसका डबल हो जाएगा ये वाली लाइन, मतलब अगर ये 4 है तो फिर ये वाली लाइन भी 4 हो जाएगी, ये वाली लाइन भी 4 हो जाएगी। किसी ने आपसे कहा कि ये वाली लाइन है 3, अगर ये वाली लाइन आपकी 3 है तो फिर ये वाली लाइन भी आपकी 6 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ हाफ है तो ये 3 होगा और ये 3 हो जाएगा। ट्रायंगल कैसा भी हो, है ना, हमने आपसे ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, अधिक कोण वाला हो, न्यून कोण वाला हो, समकोण वाला हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, ये कहानी सबके साथ होगी। ऊपर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर ऑल ट्रायंगल, है ना, सभी के लिए। जो भी बात हम लोग ये कर रहे हैं, ये सारी बातें सभी बातों के लिए है, इसलिए कोई भी सवाल आए तो हम लोग इस वाली बात को हम लोग लगा सकते हैं सभी ट्रायंगल के लिए। अच्छा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस वाले ट्रायंगल की जो साइड हैं वो 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं। इस वाले ट्रायंगल के जो साइड हैं वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। इस ट्रायंगल की जो साइड हैं वो 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, और इस वाले ट्रायंगल की साइड वो 5 है, 4 है, 3 है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसा इसका साइड है वैसे इसका साइड है, वैसे इसका साइड है, वैसे इसका साइड है। तो अगर कभी भी अगर आपने इन मिड पॉइंट्स को अगर आपने मिलाने की कोशिश किया सभी के साथ, अगर ये मिड पॉइंट्स हमारे ऐसे मिलाए गए और ये मिड पॉइंट्स अगर ऐसे मिलते रहे, तो जो हमारा ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल हो, वो 4 बराबर के छोटे छोटे ट्रायंगुलर टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, है ना। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ऐसे केस में हमारे 4, ऐसे केस में हमारे जो हैं वो 4 इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगे। इसका ध्यान देना भैया, है ना। 4 बराबर के त्रिभुज में ये टूट जाएगा। तो अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि एक ट्रायंगल है और उसकी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को, मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया है, तो ट्रायंगल का मामला क्या होगा? तो आप कहेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल होगा वो 4 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, इक्वल हिस्सों में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आपसे कह दे कि भाई एफ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था एबीसी वाला, ये जो हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी और सी, अगर ये आपको कोई बता दे कि ये दिया हुआ है 60 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा। तो 60 हमारा टूट जाएगा 4 हिस्सों में, है ना। 60 हमारा टूटेगा 4 हिस्सों में, तो हमें देना पड़ेगा सभी को बराबर। तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, 15 ये हो जाएगा, 15 हमारा ये हो जाएगा 30, 15 हमारा ये हो जाएगा, और बेटा 15 हमारा ये हो जाएगा, है ना। अगर कोई आपको ये बता दे कि इसका एक कोना 10 है, तो ये पूरा कितना होगा। अगर ये 10 है तो ये 10 10 10 और 10 पूरा हो जाएगा 40। आगे से हम इन बातों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मन से अपने माइंड में रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नीलेश सिंह आपसे दोबारा मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां बातें होंगी अब इस वाले पॉइंट के आगे से। तो अभी तक हमारे 4 या 5 लेक्चर हुए हैं ज्योमेट्री पर, तो सभी लोग इनके वीडियो को रिवाइंड करें। कोई भी आपकी राय हो, कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई विचार हो, तो आप कमेंट बॉक्स में और मिशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर अपनी आप राय, अपने आप डाउट उसको जरूर भेजें। हम आपके डाउट को आने वाले वीडियोस में उठाते रहेंगे और बताते रहेंगे। और इन बातों को समझाने के बाद बिल्कुल तैयार रहें कि हम मॉडल पेपर लेकर के आ रहे हैं ज्योमेट्री का, और उसमें ये सारी बातों की बात होगी। इसलिए अभी आपका हम एक बेसिक बता रहे हैं, जिससे कि आपका एक बेस तैयार हो जाए ज्योमेट्री को लेकर। तभी मजा आएगा, आनंद आएगा मॉडल पेपर्स को करने में। ठीक है, नीलेश सिंह को दीजिए इजाजत। सभी को शुभकामनाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में अपने कमेंट दें। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट के द्वारा हमें अपना प्यार दें, लगाव दें, और जिससे कि हमारा और आपका संबंध अच्छे से बना रहे। आज चलता हूं। लव यू ऑल। बिंदास रहें, मस्त रहें, सुर्खियों में रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।